नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं परवीन सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के कुछ प्रश्न। जी हां दोस्तों, जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में होने वाले हैं जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे, नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि कोणार्क का मंदिर किस राज्य में स्थित है। आप लोग हमें जरूर कमेंट करेंगे किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, चार मीनार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जो दोस्तों चार मीनार है, ये क्या है? किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्माद उद दौला, ये तीनों क्या है? ये मृत व्यक्ति का स्मारक है। लेकिन दोस्तों चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये क्या है? ये किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ रेगिस्तान है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, उसे चोलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी कहां है? तो दोस्तों साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। साइप्रस की राजधानी कहां है? निकोसिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बताने कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, बताने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा, तो आप लोग याद रखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। और दोस्तों पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस। आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। आप सभी याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, थॉमस कप आप लोग याद रखेंगे, बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो आप लोग याद रखेंगे, ब्राजील। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ब्राजील एक ऐसा देश है जो दोस्तों विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप का खिताब सबसे अधिक बार जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ब्राजील। आप सभी याद रखेंगे। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? आरटीआई का मतलब होता है दोस्तों सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। बताने कि किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, 2005 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों बताने कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 25 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। दोस्तों प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो आप लोग याद रखेंगे अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अमर्त्य सेन जो कि दोस्तों एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। क्या नाम है इनका? अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है। दोस्तों हीराकुंड जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे महानदी पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखेंगे महानदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म से संबंधित है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी, ए एवं बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। दोस्तों बताने कि मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो हमारे शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों रामखेलिया बताने है कि किस राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे बिहार का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य का लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो भिन्न यानी कि विषम है उसे चुने। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि इनमें से जो भिन्न है, विषम है, उसे क्या करना है? चुनना है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सांभर झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सांभर झील। क्यों विषम है? क्योंकि दोस्तों सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। बाकी ऑप्शन में है डल झील, ये जम्मू कश्मीर में है, बुल्लर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है, और मानसबल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी में सांभर झील, क्योंकि सांभर झील जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। दोस्तों प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे अमृत सरोवर झील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब के अमृतसर में है दोस्तों। कहाँ, किस झील पर है? तो अमृत सरोवर झील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र दंत कथाएं किनके द्वारा रचित है। दोस्तों पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पंचतंत्र दंत कथाएं किनके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सब्जी का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से किस सब्जी का बायोलॉजिकल नेम, वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो आप लोग याद रखेंगे आलू का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन ए वो सब्जी है आलू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्हें डॉक्टर बी कुरियन के नाम से भी जाना जाता है। इनका शॉर्ट नाम होता है डॉक्टर बी कुरियन, पूरा नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा है। तो दोस्तों भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पर जो है वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थित है? तो वहां पे है दोस्तों कन्याकुमारी, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राइनाइटिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि राइनाइटिस नामक रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग इफेक्टिव होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राइनाइटिस नामक रोग से हमारे शरीर का नाक प्रभावित होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सीसा व जस्ता को, ऑप्शन सी। सीसा व जस्ता को दोस्तों जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सीसा जस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? दोस्तों प्रश्न है कि दूरदर्शन का नेशनल प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे सन 1982 ईस्वी में, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, 1982 ईस्वी में दूरदर्शन का पहली बार राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि अंधेरे में देखने की आंख की जो क्षमता है एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, उसका क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे रोडोप्सिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अंधेरे में देखने की जो आंख की क्षमता होती है एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है और उसका नाम है दोस्तों रोडोप्सिन, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन निम्नलिखित में से कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन का नाम बताना है, वो कौन कौन से हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये दोनों दोस्तों आयन हैं, धातु आयन हैं, जो क्या करते हैं जल में कठोरता पैदा करते हैं, जल को हार्ड करते हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो कठोर जल है इसका जो आसानी से आप पहचान कर पाएंगे वो है आसानी से झाग नहीं देता है। जो कठोर जल है वो क्या करता है दोस्तों, कठोर जल में झाग जो है आसानी से उत्पन्न नहीं होता है। और क्यों नहीं उत्पन्न होता है? क्योंकि जो दो धातु आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं जल में कठोरता पैदा करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैल्शियम मैग्नीशियम। और कठोर जल की दोस्तों क्या पहचान है? तो वो है इसमें झाग जो है आसानी से उत्पन्न नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों बतानी है कि हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 120/80 mm। जी हाँ दोस्तों, 120/80 mm जो है हमारा सामान्य रक्तदाब होता है, बीपी ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 120/80। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को किसके रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। आप लोग याद रखेंगे 11 नवंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? अम्लता का मतलब होता है दोस्तों एसिडिटी। बतानी है कि अम्लता कम करने के लिए यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए जो उपयोग की जाती है टैबलेट, एलुजेल टैबलेट, इसमें क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसमें होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? एलुजेल गोली में, जो दोस्तों अम्लता कम करता है। एलुजेल गोली क्या करता है?
अम्लता कम करता है यानी कि एसिडिटी को कम करता है। इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न। आशा करते हैं इस प्रश्नावली वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।